Good morning, children. Welcome to English class. Today, I'll teach you a chapter from your Behave book. This is chapter 6. The name of the chapter is My Childhood, written by APJ Abdul Kalam. This is an extract from his book Wings of Fire. Wings of Fire is his biography, and this chapter, My Childhood, talks about the childhood of APJ Abdul Kalam. We all know him. He was the President of India and he was a great scientist also. So, let us begin with the chapter. I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. Erstwhile का क्या मतलब है चिल्ड्रन? Erstwhile मतलब होता है फॉर्मर, पुराना, प्राचीन, पहले का. जैसे कि आज की डेट में हम तमिलनाडु जो स्टेट है उसको मद्रास के नाम से जानते हैं, लेकिन जब एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ था चिल्ड्रन, तब इसी स्टेट को मद्रास के नाम से जाना जाता था. यानी कि तमिलनाडु का फॉर्मर यानी पुराना नाम क्या था चिल्ड्रन? मद्रास. तो एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि उनका जन्म एक मिडिल फैमिली में हुआ था. मिडिल फैमिली से क्या मतलब है? यानी वो फैमिली जो ना तो ज़्यादा पुअर थी और ना ही ज़्यादा रिच थी, एवरेज फैमिली में हुआ था. और किस जगह पर हुआ था चिल्ड्रन? आइलैंड टाउन यानी रामेश्वरम के आइलैंड टाउन में एक मिडिल एवरेज फैमिली में एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ था. माय फादर Jainulabdin had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. अब यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम जी अपने फादर के बारे में बता रहे हैं. वो कह रहे हैं कि उनके पिताजी का नाम जैनुलाब्दीन था और उनकी एजुकेशन के क्षेत्र में उनका वो ज़्यादा उन्होंने एजुकेशन गेन नहीं की थी चिल्ड्रन, क्योंकि गरीब परिवार में होने के कारण इन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी थी. एजुकेशन जैसे आज के ज़माने में हम एमए, बीए, एमएससी, बीएससी, ठीक है, इस तरह से करते हैं ना, लेकिन उस समय में इनके पिताजी एजुकेट तो थे ही, लेकिन ज़्यादा डिग्री हासिल नहीं किए थे और ना ही ज़्यादा धनवान थे चिल्ड्रन. यानी एपीजे अब्दुल कलाम के पिताजी जो थे उनकी दो डिसएडवांटेजेस था. एक ये था कि वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, यानी ज़्यादा उन्होंने एजुकेशन प्राप्त नहीं की थी, और दूसरी क्या थी? उनके पास ज़्यादा धन दौलत संपत्ति नहीं थी. लेकिन गॉड ने उनको इन सब चीज़ों के बावजूद भी गॉड ने उनको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ दी थी. वो क्या थी चिल्ड्रन? विजडम, बुद्धि. यानी वो विजडम से बहुत ही धनी थे. उनका दिमाग बहुत ही शार्प था. वे इंटेलिजेंट माइंडेड थे. तो कह रहे हैं कि गॉड ने उन्हें बहुत ही अच्छी विजडम दी थी. और दूसरी क्वालिटी उनकी क्या थी चिल्ड्रन? बुद्धिमान तो थे ही थे, और ये जो क्वालिटी थी बुद्धिमान वाली, ये पैदा होने से ही नेचुरली गॉड गिफ्टेड थी उनके लिए. तो वो कह रहे हैं कि ये क्वालिटी के साथ साथ उनमें एक और क्वालिटी थी. वो कौन सी थी? जनरोसिटी. जनरोसिटी मतलब काइंडनेस, दया. तो ये जो एपीजे अब्दुल कलाम के पिताजी थे वो ज़्यादा तो पढ़े लिखे नहीं थे, ज़्यादा डिग्री हासिल नहीं की थी, लेकिन इनके पास धन संपत्ति भी नहीं थी.
लेकिन इन दो चीज़ों के ना होने के बावजूद भी उन्हें ईश्वर ने दो ऐसी क्वालिटी थी जो क्वालिटी सब में नहीं होती। पहली क्वालिटी थी विजडम की, यानी ये बहुत ही इंटेलिजेंट थे चिल्ड्रन, और दूसरी थी इनका मन दया से भरा हुआ था। ये दो क्वालिटीज़ इनके थे। और आगे क्या कहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम अपने पिताजी के बारे में, देखते हैं। ही हैड एन आइडल हेल्पमेट इन माई मदर आशियामा। अब कहते हैं कि इन दो क्वालिटी के होने के बावजूद भी वो इतने लकी थे कि उन्हें मेरी माँ आशियामा, जिसका नाम था, ऐसी जीवन साथी मिली। यानी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो माँ है जिनका नाम था आशियामा, वो मेरे जो पिताजी की जीवन साथी बनी, और एक जीवन साथी को जैसा होना चाहिए था, कहते हैं मेरी माँ बिल्कुल वैसी ही थी। I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. एपीजे अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं कि मेरी माँ में भी एक विशेष क्वालिटी थी। वो कौन सी क्वालिटी? काइंडनेस की, दया, ममता, प्यार। तो इस तरह की क्वालिटी उनके पिता में भी थी और उनकी माँ में भी थी। वो कहते हैं कि मेरी माँ, मुझे इतना तो याद नहीं है कि कितनी संख्या में वो बाहरी के लोगों को खाना खिलाया करती थी, लेकिन हाँ, इतना मुझे मालूम है कि जब मेरी माँ खाना बनाने के बाद जब वो सर्व करती थी ना, तो हमारे फैमिली के जितने सदस्य होते थे उनसे कहीं अधिक बाहरी लोग होते थे जो कि हमारे घर में हमारी माँ के द्वारा बनाए हुए खाने को खाते थे। यानी ये सब चीज़ क्या शो करता है चिल्ड्रन? काइंडनेस। यानी कहने का मतलब है कि उनकी माँ इतनी दयालु थी कि वो अपने ही घर के मेंबर्स को ही भोजन बना के नहीं खिलाया करती थी, बल्कि घर के सदस्यों से कहीं ज़्यादा की संख्या में बाहरी लोग होते थे जिन्हें एपीजे अब्दुल कलाम की माँ खाना बना करके खिलाती थी। क्लियर? I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. अब यहाँ पे बताते हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी कि मेरे कई सिबलिंग थे, यानी मेरे कई भाई बहन थे, और उन भाई बहनों में से मैं एक था जो कैसा दिखने में लगता था? मैं ज़्यादा हाइट का नहीं था, यानी शॉर्ट हाइटेड था, और मेरी जो लुक्स थी वो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी लुक थी। और कहते हैं कि मेरे जो पेरेंट्स थे वो टॉल थे, यानी लंबे थे, और जो मेरी माँ और मेरे पिताजी थे उनका बहुत ही एडमायरेबल लुक था, यानी हैंडसम लुक था। लेकिन ये क्वालिटी मैंने अपने पेरेंट्स से गेन नहीं की। क्लियर चिल्ड्रन? यानी दिखने में मैं एक नॉर्मल अंडरसाइज्ड हाइट वाला, एक नॉर्मल लुक वाला, एक ऑर्डिनरी लुक वाला पर्सन था, जबकि मेरे पेरेंट्स लंबे थे और दिखने में बहुत ही हैंडसम थे। We lived in our ancestral house which was built in the middle of the 19th century. कहते हैं कि हम लोग सब लोग एक एंसेस्ट्रल हाउस में रहते थे। एंसेस्ट्रल हाउस मतलब क्या होता है चिल्ड्रन? पुश्तैनी मकान। ठीक है, तो वो कहते हैं कि हम लोग एक एंसेस्ट्रल हाउस में रहते थे, और वो बनाया कब गया था चिल्ड्रन? बता रहे हैं वो मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी में कंस्ट्रक्ट हुआ था, बिल्ट हुआ था।
और बता रहे हैं उस मकान के बारे में। इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक ऑन द मॉस्क स्ट्रीट ऑफ रामेश्वरम। कह रहे हैं कि वो जो मकान जिसमें ये लोग रह रहे हैं, जो कि पुश्तैनी मकान है, जो कि मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी में उसे बनाया गया था, वो एक बहुत ही बड़ा मकान, लार्ज मकान था। और वो कंस्ट्रक्ट कैसे था? ब्रिक से, यानी बालू, सीमेंट, लाइमस्टोन का यूज़ किया गया था, यानी पक्का मकान था। और वो सिचुएटेड कहाँ था चिल्ड्रेन? मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, यानी रामेश्वरम की जो मॉस्क स्ट्रीट थी, मॉस्क जाने वाली जो गली थी, उस गली में ये जो इनका पुश्तैनी मकान था वो सिचुएटेड था। माई ऑस्टर फादर यूज्ड टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। अब यहाँ पे फिर से वो अपने फादर के बारे में बता रहे हैं। कहते हैं माई ऑस्टर, ऑस्टर मतलब क्या होता है चिल्ड्रेन? ऑस्टर मतलब होता है सिंपल, स्ट्रिक्ट। तो कह रहे हैं कि मेरे जो पिताजी थे वो सिंपल तो थे ही, लेकिन बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। और जो भी इनएसेंशियल चीज़ होती थी, यानी जो ज़रूरत की चीज़ नहीं होती थी, उन चीज़ों को वो अवॉइड करते थे। यानी सादा जीवन, उच्च विचार। ये किसके सिद्धांत थे? महात्मा गांधी के। तो यही सिद्धांत एपीजे अब्दुल कलाम के पिताजी भी अपनाते थे, और उन्होंने अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दी कि एक अच्छा जीवन लीड करने के लिए ज़रूरी नहीं है उनके पास सारे लग्जीरियस आइटम हो। ठीक है, तो जो भी ज़रूरत की चीज़ें नहीं होती थी, यानी वो चीज़ें जिनके बिना जीवन चलाया जा सकता था, ऐसी चीज़ों को वो अवॉइड करते थे। बच्चों को भी यही सिखाते थे कि इन चीज़ों की आवश्यकता जीवन जीने के लिए नहीं है, और वो बच्चों को ये बताया करते थे कि हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। However, all necessities were provided for in terms of food, medicine और clothes। कह रहे हैं कि सिर्फ वो चीज़ें मेरे पिताजी हम लोग को उपलब्ध नहीं कराते थे जो कि ज़रूरत की नहीं होती थी, जिनके बिना भी हम बहुत ही अच्छा जीवन जी सकते थे, और बाकी सारी ज़रूरत की चीज़ें वो हम लोग को देते थे। वो कौन सी ज़रूरत की चीज़ें हैं चिल्ड्रेन? बता रहे हैं, जैसे कि भोजन, हर प्रकार का स्वादिष्ट भोजन हम लोग को देते थे। क्लोथ्स अवेलेबल कराते थे, चाहे तीज त्यौहार जब भी होता था तो हम लोग को सुंदर सुंदर क्लोथ्स दिलाते थे हमारे मनपसंद के। और अगर घर में कोई बीमार हो जाता था चिल्ड्रन, तो उसका भी प्रॉपरली टेक केयर करते थे, उसको भी अच्छी मेडिसिन्स ला करके दिया करते थे। कहने का मतलब ये है कि वो इन एसेंशियल चीज़ों को ही अवॉइड करते थे, लेकिन ये सारी चीज़ें जैसे भोजन, कपड़ा और मेडिसिन, ये तो चीज़ें बहुत ज़रूरी है ना, लेकिन इन चीज़ों को वो कभी भी अवॉइड नहीं करते थे। In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally. अब यहाँ पर अपने आप को ABJ अब्दुल कलाम जी बहुत ही लकी बता रहे हैं चिल्ड्रन। वो कह रहे हैं कि मेरा जो चाइल्डहुड था, मेरा जो बचपन था, वो बहुत ही सेफ था। क्यों? क्योंकि मुझे वो सारी चीज़ें मिलती थी, चाहे वो मटेरियली हो या इमोशनली। मटेरियली मतलब वो चीज़ें जो कि जीवन जीने के लिए ज़रूरत होती थी, वो सारी चीज़ें तो मुझे मिलती ही थी, और मुझे अपने पेरेंट्स का प्यार, अपने पेरेंट्स का दुलार, सब चीज़ पर्याप्त मात्रा में मिलता था। और इसीलिए APJ अब्दुल कलाम अपने
पेरेंट्स के आभारी थे। और इसलिए हमें भी चिल्ड्रन चाहिए कि हमें भी अपने पेरेंट्स के लिए ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज तक जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हमारे कंफर्ट के लिए, हमारे अच्छे भविष्य के लिए खुद परेशानी झेलते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए, हम लोग की भलाई के लिए हमेशा हम लोग का लाइफ अच्छा हो, हम जीवन में सफल हो, उसके लिए हम लोग को हमेशा सारी चीज़ें उपलब्ध कराते हैं। क्लियर? तो इसलिए हमें भी चाहिए कि हम अपने ऐसे माँ बाप के प्रति आभार ये प्रकट करें जैसे कि APJ अब्दुल कलाम जी कर रहे हैं। आगे देखते हैं वो क्या बोलते हैं। The Second World War broke out in 1939 when I was 8 years old. For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. I used to collect the seeds and sell them to provision shop on Mosque Street. तो यहाँ पर APJ जी कह रहे हैं कि जब वर्ल्ड वार शुरू हो गई 1939 में, तब एकदम से मार्केट में इमली, टेमेरिन सीड्स मतलब क्या होता है चिल्ड्रन? इमली के बीज। तो जब एकदम से मार्केट में इमली के बीज की डिमांड बढ़ गई तो APJ जी क्या करते थे? वे इन बीजों को इकट्ठा करके मॉस्क स्ट्रीट पर एक राशन की जो दुकान थी वहाँ पर बेच आते थे चिल्ड्रन। और पूरे दिन में जो वे बीज बेचते थे उससे वो लगभग कितने पैसे कमा लेते थे? वो कहते हैं कि द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। 1 आना मीन्स एन ओल्ड इंडियन कॉइन वर्थ अबाउट 6 पैसे। पुराने टाइम्स में जब रुपीज़ और पैसे नहीं चलते थे तब आनाज में पैसों को, मनी को काउंट किया जाता था। तो 1 आना जो है दैट इज़ इक्वल टू 6 पैसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितनी वैल्यू थी उस समय पैसों की। APJ अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि 1 आना जो वो कमाते थे वो भी एक प्रिंसली सम था। तो यहाँ पर वे ये कहना चाहते हैं कि पूरा दिन वो मेहनत करके इमली के बीज इकट्ठा करते थे और जब वो उन्हें राशन की दुकान पर बेचते थे तो उन्हें सिर्फ पैसे कितने मिलते थे? 6 आने। लेकिन ये 6 आने भी उन्हें बहुत ज़्यादा लगते थे चिल्ड्रन। आगे देखते हैं। My brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani. तो अब बताते हैं कि वॉर में जो इवेंट्स होते थे, जो भी घटनाएं होती थी, उसके बारे में APJ जी को उनके जो ब्रदर इन लॉ हैं जिनका नाम है जलालुद्दीन, वो उन्हें बताया करते थे। लेकिन APJ जी उनकी बातों पर यकीन नहीं करते थे। वो क्या करते थे कि उनके ब्रदर इन लॉ ने जो इवेंट्स बताई हैं, जो कहानियाँ बताई हैं, वो सही है कि नहीं, उसको वो तमिल न्यूज़पेपर जो उस समय वहाँ पे रामेश्वर में छपता था, उसका नाम था चिल्ड्रन दीनामणि। ठीक है, तो दीनामणि न्यूज़पेपर में वो सारी घटनाओं को जब तक पढ़ नहीं लेते थे तब तक वो अपने ब्रदर इन लॉ के द्वारा सुनाई गई कहानियों या घटनाओं को यकीन उस पर नहीं करते थे। I would later attempt to trace in the headline in दीनामणि। वही चीज़ बताई जा रही है कि जो इवेंट्स उनके ब्रदर इन लॉ उन्हें बताते थे, लेटर ऑन वो सारे इवेंट्स को वो दीनामणि
जो तमिल न्यूज़पेपर छपता था रामेश्वरम में, उसमें वो सारी घटनाओं को ढूंढते थे, तलाशते थे, ये जानने के लिए कि जो घटनाएं ब्रदर इन लॉ ने बताई हैं वो सही हैं कि नहीं. Our area being isolated was completely unaffected by the war. क्योंकि आप जानते हैं चिल्ड्रन कि रामेश्वरम तो एक आइलैंड है, तो यहाँ पर APJ जी बता रहे हैं कि उनका जो एरिया था वो वॉर से बिल्कुल अनअफेक्टेड था, यानी रामेश्वरम पर वार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था, कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा था. लेकिन क्या हुआ थोड़े समय बाद, but soon India was forced to join the Allied forces and something like a state of emergency was declared. लेकिन बहुत जल्द ही, जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया था, और हम जानते हैं कि हर वॉर में दो पार्टीज़ होती हैं, दो ओपोनेंट्स होते हैं. तो इंडिया ने जिस पार्टी को चिल्ड्रन ज्वाइन किया उसका नाम था अलाइड फोर्सेस, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, USA एंड रशिया शामिल थे. जब इंडिया भी वर्ल्ड वॉर में चिल्ड्रन हिस्सा लेने लगी तो इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई. इमरजेंसी में क्या होता है? इमरजेंसी में प्रेसिडेंट रूल जो है वो लागू हो जाता है, कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता है, बहुत सारी जो प्रिविलेजेस लोगों को दी जाती हैं उसे कर्टेन कर दिया जाता है, यानी ख़त्म कर दिया जाता है. तो इस पैराग्राफ में चिल्ड्रन APJ अब्दुल कलाम वर्ल्ड वॉर की बातें बता रहे हैं कि जब वर्ल्ड वार शुरू हो गया तो उनके ब्रदर इन लॉ उन्हें उसकी कहानियाँ सुनाया करते थे, जो कि वो दीनामणि न्यूज़पेपर में पढ़ते थे. फिर वो कहते हैं कि शुरू में तो जो उनका एरिया है रामेश्वरम का, वो वॉर से बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं था, वहाँ पर कोई असर नहीं पड़ा था. लेकिन वर्ल्ड वॉर जब शुरू हो गया चिल्ड्रन, तब इंडिया ने भी वर्ल्ड वार में हिस्सा ले लिया, और जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण इंडिया में इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई, और तब लोगों को एहसास हुआ कि वर्ल्ड वार चल रहा है. The first casualty came in the form of the suspension of the train halt at Rameshwaram station. The newspaper now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanushkodi. Here, casualty means loss. तो जो पहला लॉस या फिर पहला इम्पैक्ट हुआ रामेश्वरम के लोगों पर वर्ल्ड वार का, वो क्या था? सस्पेंशन. सस्पेंशन मीन्स द एंड टू समथिंग. किस चीज़ का सस्पेंशन हुआ? किस चीज़ का एंड हुआ? ट्रेन के हॉल्ट का. हॉल्ट मीन्स अ स्टॉप एट रामेश्वरम स्टेशन. तो चिल्ड्रन, पहले जो ट्रेन थी वो रामेश्वरम स्टेशन पर रुका करती थी. ट्रेन इंडिया से आती थी और फिर रामेश्वरम स्टेशन पर रुकती थी, और उसके बाद वहाँ से धनुषकोडी जाती थी. लेकिन वर्ल्ड वार होने से क्या हुआ, अब वो ट्रेन जो ट्रेन इंडिया से आती थी वो डायरेक्ट धनुषकोडी चली जाती थी. उसका जो स्टॉपेज था, जो रामेश्वरम में पहले वो रुका करती थी, उस स्टॉपेज को कैंसिल कर दिया चिल्ड्रन.
रद्द कर दिया गया उस स्टॉपेज को, और जिसके कारण जो भी न्यूज़पेपर्स का बंडल था जो कि ट्रेन में रामेश्वरम के लिए आता था, अब उसे चलती हुई ट्रेन से ही रामेश्वरम रोड पर फेंक दिया जाता था. That forced my cousin Samsuddin, who distributed newspaper in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally I filled the slot. Samsuddin helped me earn my first wages. Half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम. तो सबसे पहले कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग देख लेते हैं. जैसे कि इस पैराग्राफ में फ्रेज़ है एक, सर्ज ऑफ प्राइड. सर्ज ऑफ प्राइड मीन्स सडन इंक्रीज इन द फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम वंस ओन अचीवमेंट. मतलब सेटिस्फैक्शन की वो फीलिंग जो किसी अचीवमेंट पर किसी को मिलती है. क्लियर. एंड द सेकेंड वर्ड इज हियर हाफ अ सेंचुरी लेटर. इसका क्या मतलब है? हाफ अ सेंचुरी लेटर मीन्स आफ्टर 50 ईयर्स. जैसे कि आप जानते हैं कि 1 सेंचुरी होती है 100 ईयर्स की, तो हाफ सेंचुरी कितनी हुई? ऑफ कोर्स 50 ईयर्स. क्लियर. तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में एपीजे जी के कज़न जो थे, जिनका नाम था शमसुद्दीन, वो रामेश्वरम में न्यूज़पेपर्स बांटा करते थे. और अब जब ट्रेन का स्टॉपेज कैंसिल कर दिया गया, न्यूज़पेपर्स का बंडल स्टेशन पर फेंक दिया जाता था. उन्हें मदद चाहिए थी, किसी ऐसे व्यक्ति की जो इन बंडल्स को कैच कर सके. तो चिल्ड्रन, इस काम के लिए जो शमसुद्दीन थे, उन्हें एपीजे अब्दुल कलाम की मदद मिली. और अब जब अब्दुल कलाम शमसुद्दीन की मदद करते थे, तो शमसुद्दीन बदले में उन्हें पैसे देते थे. क्लियर. तो एपीजे कहते हैं आगे कि 50 साल पुरानी बात है जो मैं बता रहा हूँ कि जब उन्होंने अपनी पहली इनकम यानी कि पहली वेजेस प्राप्त की थी, तो उन्हें कैसा महसूस हो. ठीक है. और आज भी जब एपीजे जी उस समय को याद करते हैं, तो एकदम से उन्हें बहुत अच्छा फील होता है, बहुत ही सेटिस्फैक्शन होता है, सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है, और उन्हें अपने ऊपर गर्व होता है. और फिर वो कहते हैं कि जब भी कोई अपनी मेहनत से पैसा कमाता है, उसे इसी प्रकार की फीलिंग होती है. Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figure of authority. तो सबसे पहले हम कुछ फ्रेजेस इस पैराग्राफ में दिए गए हैं, उन्हें देख लेते हैं. तो पहला फ्रेज़ यहाँ पर जो दिया गया है चिल्ड्रन, वो है figure of authority. Here figure of authority means a person who has authority over another person, a person
who has the power to give orders or make decision. तो एग्ज़ाम्पल के तौर पर इसको हम कैसे समझेंगे, जैसे कि अगर हम एक बच्चे को ले लें और उस बच्चे के लिए अगर हम ये कहें कि इस बच्चे का फिगर ऑफ अथॉरिटी कौन है, तो आंसर मिलेगा कि उसके पेरेंट्स। तो फिगर ऑफ अथॉरिटी का मतलब शायद अब क्लियर हो गया होगा। तो चिल्ड्रन, यहाँ पर एपीजे जी कहते हैं कि whenever a child is born, he has some inherited characteristics. तो यहाँ पर inherited क्या है? Inherited means children ऐसी क्वालिटीज़ जो कि आपने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट की है, पाई है, और बाय बर्थ यानी जन्म के समय ही आपने ऐसी कुछ क्वालिटीज़ हैं जो कि आपने अपने पेरेंट्स से अपने आप में पाई है पैदा होने के साथ ही। वो कहते हैं, यानी एपीजे जी कहते हैं कि जब भी आप किसी सोशियो इकोनॉमिक, अब सोशियो इकोनॉमिक का क्या मतलब है पहले समझ लेते हैं। हियर सोशियो इकोनॉमिक मीन्स आप कैसी टाइप की फैमिली में बॉर्न हुए हैं, कैसी टाइप के एनवायरनमेंट में आपका लालन पालन हुआ है, यानी कि अपब्रिंगिंग हुआ है। इन सब चीज़ों से आपको कुछ पर्टिकुलर क्वालिटीज़ मिलती हैं और ये क्वालिटीज़ आपके पेरेंट्स आपको देते हैं चिल्ड्रन। तो एपीजे जी कहते हैं कि उन्होंने भी अपने फादर से, अपने मदर से कुछ न कुछ क्वालिटीज़ इनहेरिट की हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने अपने फादर से ऑनेस्टी और डिसिप्लिन की क्वालिटी इनहेरिट की और अपनी माँ से अच्छाई पर बिलीव करना और दया भाव रखने वाली क्वालिटी इनहेरिट की है। वे कहते हैं कि उनके तीनों भाई बहनों ने भी यही क्वालिटी इनहेरिट की हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि हर बच्चा जिस एटमॉस्फेयर में पलता है, बड़ा होता है, जैसे उनके माँ बाप में क्वालिटीज़ होती है, वो उस एटमॉस्फेयर से और अपने पेरेंट्स से कुछ न कुछ क्वालिटी हासिल करता है। तो यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि उन्होंने ही नहीं बल्कि उनके जो तीनों भाई बहन थे उन्होंने भी अपने फादर से ऑनेस्टी और डिसिप्लिन की क्वालिटी पाई और अपनी माँ से उन्होंने अच्छाई पर बिलीव करना और दया भाव रखना, ये वाली क्वालिटी इनहेरिट की है। क्लियर? आगे देखते हैं। I had 3 close friends in my childhood, Ramanand Shastri, Arvindan and Shiv Prakashan. Now, APJ is introducing his 3 close friends, his best friends in his childhood. Their names are Ramanand Shastri, Arvindan and Shiv Prakashan. All these were from Orthodox Hindu Brahmin families. So here Orthodox means very strict. They follow the religion very strictly. And they belong to which religion? They were Hindus from Brahmin families. As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious difference and upbringing. Now, APJ belongs to a Muslim family
And he says that during the childhood, we all friends were so close to each other, they never felt that they belonged to different religions. Religion was not a barrier in their friendship. In fact, Ramanand Shastri was the son of Pakshi Lakshmana Shastri, the high priest of the Rameshwaram temple. Now, you know well that there is a very famous temple in Rameshwaram, that is the Rameshwaram temple. And here APJ is telling us that his best friend Ramanand Shastri was the son of the priest of this temple. The name of the priest is Pakshi Lakshmana Shastri. Later, he took over the priesthood of the Rameshwaram temple from his father. Arvindan went into the business of arranging transport for visiting pilgrims, and Shiva Prakashan became a catering contractor for the Southern Railways. Now, when all these friends grew up, Ramanand Shastri took the priesthood of the Rameshwaram temple. Arvindan took a business of managing transport for the pilgrims who were visiting the Rameshwaram temple, and Shiv Prakashan became a catering contractor for the Southern Railways. So he was in charge of the catering for the railways, for the trains. यहाँ पर कैटरिंग मीन्स ट्रेन में जो खाने पीने की सप्लाई करते हैं, जो वहाँ की किचन को मैनेज करते हैं, उस काम के लिए कहा गया है. तो यहाँ पर पता पड़ता है कि APJ जी का जो थर्ड फ्रेंड था, जिसका नाम था शिव प्रकाशन, वो सदर्न रेलवेज़ की जितनी भी ट्रेन्स हैं या जितनी भी ट्रेन्स थी, वहाँ पर कैटरिंग को मैनेज करता था. उसने उनका कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ था. क्लियर? ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site situated in the middle of the pond called Ramatirtha, which was near our house. यहाँ पर children, Rama Kalyanam ceremony is also known as Kalyanotsav. It means marriage festival. साउथ इंडिया में मैरिज को कल्याणम बोलते हैं. तो यहाँ पर राम और सीता जी की शादी को सीताराम कल्याणम बोलते हैं. लोग राम और सीता की शादी को दोबारा से सारे लोग डिपिक्ट करते हैं, यानी कि फिर से इनैक्ट करते हैं कि उनकी शादी हो रही है दोबारा से. भगवान जी की शादी लोग करवाते हैं. तो जब भी ये सेरेमनी होती थी चिल्ड्रन, तो इस सेरेमनी में APJ जी की फैमिली भी पार्टिसिपेट करती थी. वो कैसे पार्टिसिपेट करती थी? तो इनकी जो फैमिली थी वो बोट अरेंज करने का काम करती थी, और ये जो बोट्स थी उसके ऊपर एक स्पेशल प्लेटफॉर्म इनकी फैमिली बनाती थी, जिस पर इन मूर्तियों को ट्रांसपोर्ट किया जाता था. यानी कि
सीता और राम की मूर्ति को इस प्लेटफॉर्म पर रखकर बोट द्वारा मंदिर से मैरिज साइट पर ले जाया जाता था। और ये मैरिज साइट कहाँ था? तो ये जो मैरिज साइट था ये एक तालाब के बीचों बीच लोकेटेड था चिल्ड्रन। जिस तालाब के बीचों बीच लोकेटेड था उस तालाब का नाम था राम तीर्थ था। और ये जो तालाब था एपीजे जी के घर के बहुत पास था चिल्ड्रन। सो फ्रॉम दिस he wants to tell us that there was no religious barrier in his life। जब वो बड़े हो रहे थे तो उन्होंने कभी भी ये फ़र्क ही नहीं समझा कि हिंदू और मुस्लिम में कोई फ़र्क भी होता है। हिंदूज़ के फेस्टिवल में भी इनका पूरा परिवार बड़े मन से, बड़े दिल से और बड़े खुशी से पार्टिसिपेट करते थे। Events from the Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family। बचपन में सभी ने बेड टाइम स्टोरीज़ सुनी होगी अपनी दादी से या फिर अपनी मम्मी से। तो यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि वे भी अपनी दादी और अपनी मम्मी से बेड टाइम स्टोरी सुना करते थे, लेकिन उनकी जो कहानियाँ होती थी वो रामायण या लाइफ ऑफ प्रॉफिट्स के ऊपर बेस्ड होती थी चिल्ड्रन। उनकी दादी और उनकी जो मम्मी थी वे उन्हें हिंदू गॉड की और मुस्लिम गॉड दोनों भगवानों की कहानियाँ सुनाया करती थी। तो रिलीजन की वजह से उनकी अपब्रिंगिंग यानी कि उनके लालन पालन में कोई फ़र्क नहीं था। सभी कहानियाँ चाहे वो हिंदू भगवान की हो या मुस्लिम भगवान की, उनकी मदर और उनकी ग्रैंड मदर उन्हें सुनाया करती थी। तो इस तरह से उनका पूरा बचपन इस तरह से बीता कि उन्हें ये इस चीज़ का एहसास ही नहीं हुआ कि वो एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं। आगे देखते हैं। One day when I was in the 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class. I used to wear a cap which marked me as a Muslim, and I always sat in the front row next to Ramanand Shastri, who wore the sacred thread। अब देखिए यहाँ पर एपीजे जी अपने स्कूल लाइफ के बारे में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक दिन क्या हुआ कि जब वो क्लास 5th में पढ़ते थे और रामेश्वरम की एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते थे, जब वो 5th स्टैंडर्ड में थे तो एक नए टीचर आए उनके क्लास में। तो जैसे ही वो नए टीचर आए क्लास में तो क्योंकि ये जो एपीजे अब्दुल कलाम जी थे ये मुस्लिम थे, तो आप जानते हैं कि मुस्लिम लोग ज़्यादातर मुस्लिम एक कैप अपने सिर पर लगा के रखते थे, जिससे ये इंडिकेट हो जाता था कि ये आदमी मुस्लिम है। क्लियर चिल्ड्रन? तो यहाँ पर भी ये जो एपीजे थे तो क्योंकि ये मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे तो भले ही ये स्कूल जाते थे लेकिन ये कैप ज़रूर वियर करते थे, ज़रूर पहनते थे। और जब ये स्कूल में कैप पहन करके आए और जब ये फर्स्ट रो में बैठे थे और इनके साथ इनका जो फ्रेंड है जिसका नाम था रामानंद शास्त्री वो भी बैठे थे, तो क्योंकि रामानंद शास्त्री एक ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण थे
तो उन्होंने भी ये जो सैक्रेड थ्रेड नहीं होता लोग पहनते हैं गले में, तो इस तरह का सैक्रेड थ्रेड पहन रखा था। तो जब ये न्यू वाले टीचर आए और जब इन्होंने देखा कि फर्स्ट बेंच पे एक मुस्लिम बच्चा एक हिंदू बच्चे के साथ बैठा हुआ है, तो वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्योंकि वो थोड़ा जाति पाति पर बहुत अधिक विश्वास करते थे, भेदभाव करते थे। तो जबकि चिल्ड्रन ये चीज़ होनी नहीं चाहिए, और ख़ासकर एक टीचर में तो ऐसी भावना कभी भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जो नए टीचर थे उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि उस समय जब ये APJ अब्दुल कलाम का ज़माना था, जिस समय मुस्लिम को बहुत ही लो कास्ट में गिना जाता था, उनको बहुत कम रेस्पेक्ट दी जाती थी, और जो ब्राह्मण्स होते थे उनको बहुत ऊंचा पद दिया जाता था। तो जब ये न्यू टीचर ने देखा कि एक मुस्लिम बच्चा, और वो भी पहली रो में, और हिंदू बच्चे के साथ बैठा हुआ है, तो उन्हें ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ चिल्ड्रन। उन्होंने क्या किया? द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रिस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय। स्टमक मीन्स टॉलरेट करना, बियर करना, बर्दाश्त करना, ठीक है। तो अब ये जो, क्योंकि रामानंद शास्त्री के जो पिताजी थे वो रामेश्वरम टेम्पल के प्रिस्ट थे, तो एक अच्छे पुजारी थे। तो जब इस नए टीचर ने देखा तो इनको बहुत बुरा लगा कि अरे, एक ब्राह्मण का बच्चा और एक लो कास्ट के बच्चे के साथ बैठा हुआ है। तो उन्होंने बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया, और क्या किया उन्होंने? In accordance with our social ranking, as the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench. उन्होंने मुझे बर्दाश्त नहीं किया और उन्होंने मुझे कहा कि तुम वहाँ से उठो और जा कर के लास्ट यानी पीछे वाली सीट पर जा कर के बैठ जाओ। जब APJ जी कहते हैं कि जब उन्होंने मुझे ऐसा कहा तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, मैं बहुत दुखी हुआ, लेकिन क्या कर था, क्योंकि टीचर थे, आज्ञा का पालन तो करना ही था। मैं अपनी पहली सीट से अपना सारा सामान लेकर के पीछे चला गया। He looked utterly towards as I shifted to my seat in the last row. अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि रामानंद शास्त्री के साथ मैं हमेशा बैठा करता था फ्रंट बेंच पे, लेकिन जब मैं वहाँ से उठ कर के पीछे बेंच पे जाने लग गया तो रामानंद शास्त्री भी बहुत दुखी थे। वो मेरा दोस्त था, वो बहुत दुखी था, उसे लगा कि कितना गलत काम किया है, लेकिन कुछ कर नहीं पाया चिल्ड्रन। तो वो मुझे बहुत ही दुखी मन से मेरी तरफ देखता रहा। The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. तो APJ कहते हैं कि जब मैंने देखा कि मेरा दोस्त रो रहा है, यानी रामानंद शास्त्री रो रहे हैं, क्योंकि जो न्यू टीचर थे उन्होंने APJ जी को लास्ट बेंच में भेज दिया, तो रामानंद शास्त्री को बहुत बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि वो रोने लग गए। और जब APJ ने उनको रोता हुआ देखा तो उन्हें बहुत बहुत तकलीफ़ हुई। वो कहते हैं कि आज तक मैंने वो घटना और वो रोता हुआ चेहरा अपने दोस्त का आज भी मैं नहीं भूल पाया हूँ। आज भी मुझे वो बातें ताज़ी लगती हैं कि मेरा दोस्त जब मैं उठ कर के पीछे वाली सीट पर चला गया, उसका रोता हुआ चेहरा मेरे आँखों के सामने आज भी दिखाई देता है। मैं आज तक
उसके इस चेहरे को नहीं भूल पाया था। After the school, we went home and told our respective parents about the incident. स्कूल ख़त्म हुआ और स्कूल की छुट्टी होने के बाद हम लोग घर गए, और जब हम घर गए तो हम लोगों ने अपने पेरेंट्स से अपने स्कूल में जो घटना घटी हुई थी हम लोग के साथ, कि नए टीचर ने हमें पीछे बैठा दिया था, ये सारी घटना हम लोगों ने अपने अपने पेरेंट्स को बताई। Lakshman Shastri summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. अब देखिए, तो जब बच्चों ने अपने पेरेंट्स को ये सारी बातें बताई अपने न्यू टीचर के बारे में कि उन्होंने ऐसा ऐसा किया, तो जो लक्ष्मण शास्त्री जो कि रामानंद शास्त्री के पिताजी थे, जो कि रामेश्वरम जो टेम्पल था वहाँ के हाई प्रिस्ट थे, वो उन्होंने टीचर को बुलवाया और बच्चों के सामने ही उन्हें बहुत डांटा। चिल्ड्रन, यहाँ पर सोशल इनइक्वालिटी दिया गया है, इसका मतलब है जाति और रिलीजन के बेस पर बच्चों के साथ भेदभाव करना। ठीक है, तो जब इन्होंने बुलाया नए वाले सर को, तब उन्होंने बच्चों के ही सामने सर को बहुत डांटा और उनसे कहा कि आप एक टीचर हैं और आप टीचर होकर के मासूम बच्चों के मन में, माइंड में, दिलो दिमाग में जहर भर रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। तो इस तरह से यहाँ पर सर को, जो नए वाले टीचर थे उनको, जो लक्ष्मण शास्त्री जो कि रामानंद शास्त्री के पिताजी थे, उन्होंने बहुत डांटा। He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. Bluntly means speaking in a direct and honest way, even if this offends or upsets people. यानी bluntly का मतलब ये होता है कि एकदम डायरेक्टली मुंह पर साफ साफ बात कहना, चाहे सामने वाले को अच्छा लगे या बुरा लगे। ठीक है, तो उन्होंने एकदम गुस्से में साफ साफ शब्दों में टीचर को डांटा और कहा कि तुमने इतना गलत काम किया है, तुम्हें तो इस स्कूल में नहीं रहना चाहिए, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम इस स्कूल में सरवाइव करो, तुम्हें ये स्कूल ही नहीं बल्कि ये रामेश्वरम ही छोड़ करके चला जाना चाहिए। इस तरह से इन्होंने जो न्यू टीचर थे उनको डांटा। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शंस लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म्ड दिस यंग टीचर। अब यहाँ पर कन्विक्शन वर्ड आया है चिल्ड्रेन, इसका मतलब है अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन और बिलीफ, क्लियर, और कन्वेड मीन्स होता है कम्युनिकेटेड। तो जब रामानंद शास्त्री के पिताजी ने इस नए टीचर को बहुत ज़्यादा डांटा, भला बुरा कहा कि इतना गलत काम आप कर रहे हैं, बच्चों के दिलो दिमाग में जहर जाति और धर्म के खिलाफ भर रहे हैं, ये बहुत ही गंदी बात है और आपको तो ये रामेश्वरम और स्कूल दोनों ही छोड़ करके चले जाना चाहिए। तो इस पर जब टीचर ने उनकी बात को सुना तो उसके बारे में थोड़ा सा सोचा विचारा और फिर उनको ऐसा लगा, अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने माफ़ी मांगी, क्षमा याचना मांगी और वो सुधर गए, यानी उनमें
बहुत बड़ा सुधार आ गया और अब से वो कभी भी किसी भी बच्चों के साथ स्कूल में भेदभाव जाति और धर्म के बेस पर नहीं करते थे। यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि ये जो रामानंद शास्त्री थे उनके पिताजी भी ये जो रिलीजन बैरियर जो है यानी धर्म के कारण बच्चों में भेदभाव करना वो भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते थे। तो उनकी बातों का असर जो न्यू टीचर थे उन पर इतना ज़्यादा हुआ कि वे भी पूरी तरह से सुधर गए और अब वो कभी भी किसी भी बच्चे को जाति के बेस पर भेदभाव उन्होंने करना बिल्कुल बंद कर दिया चिल्ड्रन। तो इतना बड़ा चेंज आया न्यू टीचर में। क्लियर? On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of segregation of different social groups. However, my science teacher, Siva Subramania Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. यहाँ पर चिल्ड्रन APJ जी कहते हैं कि रामेश्वरम की सोसाइटी यानी कि रामेश्वरम में जितने भी लोग थे अलग अलग सोशल ग्रुप की डिस्टिंक्शन को बहुत ही अच्छे से फॉलो करते थे। क्या सोशल ग्रुप्स हुआ करते थे? मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री या सिविक्स के बारे में बताती हूँ। हमारे सोसाइटी में 4 सोशल ग्रुप्स थे जो कि बेस्ड थे व्यक्ति के बर्थ पर और उसके कामकाज पर। पहला ग्रुप था ब्राह्मण जिन्हें कि लर्नेड मैन कहा जाता था। दूसरा क्षत्रिय का था जिन्हें वॉरियर्स कहा जाता था। थर्ड ग्रुप था वैश्यास का जो कि ट्रेडर्स हुआ करते थे। और चिल्ड्रन फोर्थ ग्रुप था शूद्रास का जो कि सर्विस क्लास थे। तो ये जो 4 ग्रुप्स की कैटेगरीज बनी हुई थी सोसाइटी में, इन्हें रामेश्वरम में बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था। लेकिन APJ के जो साइंस टीचर थे जिनका नाम था शिव सुब्रमण्या अय्यर, he was a religious person. He was an orthodox Brahmin. वे अपने ब्राह्मण रिलीजन को बहुत अच्छी तरह फॉलो करते थे और उनकी वाइफ बहुत ही ट्रेडिशन टाइप की थी। वो इन कास्ट सिस्टम को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया करती थी। लेकिन शिव सुब्रमण्या अय्यर एक रीबेल टाइप के इंसान थे। वो इस कास्ट सिस्टम को इतनी स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया करते थे, मगर वो अपने ब्राह्मण रिलीजन को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। लेकिन वो ऐसे डिस्टिंक्शन में बिलीव नहीं करते थे। यानी कि जो APJ अब्दुल कलाम के साइंस टीचर थे वो एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण तो थे चिल्ड्रन, लेकिन वो इस रिलीजन को तो बहुत अच्छे से फॉलो करते थे। लेकिन ये जो कास्ट में डिस्टिंक्शन होता था, लोग भेदभाव करते थे, इस पर वो बिलीव नहीं करते थे। क्लियर? He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. Here children, mingle means interact with each other. Siva Subramania Iyer worked very hard to break these social barriers of caste system. He wanted that people of different caste should interact with each other.
He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with highly educated people of the big cities. Here children, one phrase is there, on par with. On par with means at the same level. तो शिव सुब्रमण्य अय्यर एपीजे जी को एनकरेज करते थे, प्रोत्साहन देते थे कि तुम भी मेहनत करो ताकि तुम भी बड़े शहरों के पढ़े लिखे लोगों की तरह बन पाओ. One day he invited me to his home for a meal. His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. She refused to serve me in her kitchen. Shiv Subramanya Iyer was not perturbed, nor did he get angry with his wife, but instead served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal. Let us discuss the word meaning first. Here, ritually pure means kept protected from all outside influence, and perturbed means upset, sad. तो यहाँ पे चिल्ड्रेन एक दिन शिव सुब्रमण्य अय्यर ने एपीजे को अपने घर में खाना खाने के लिए बुलाया. तो जब उन्होंने इनवाइट किया एपीजे अब्दुल कलाम को, तो ये बात सुन करके उनकी वाइफ बहुत ही डर गई, घबरा गई. वो सोचने लगी कि मुस्लिम फैमिली का लड़का उनके किचन में खाना खाएगा तो उनकी किचन अशुद्ध हो जाएगी, इम्प्योर हो जाएगी. उन्होंने एपीजे को खाना सर्व करने से मना कर दिया चिल्ड्रन. इस पर जो एपीजे अब्दुल कलाम के टीचर थे, जिनका नाम था शिव सुब्रमण्य अय्यर, वे बिल्कुल भी दुखी नहीं हुए, नाराज़ नहीं हुए. उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुद अपने हाथों से एपीजे अब्दुल कलाम को खाना सर्व किया और फिर उन्हीं के साथ बैठ करके उन्होंने खाना खाया. His wife watched us from behind the kitchen door. I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water, or cleaned the floor after the meal. शिव सुब्रमण्य अय्यर की वाइफ जो थी किचन के दरवाजे से उन्हें खाना खाते हुए देख रही थी. एंड एपीजे सेज कि मुझे नहीं लगता कि उन्हें मेरे खाना खाने के तरीके में, पानी पीने के तरीके में और फ्लोर साफ़ करने के तरीके में कोई फ़र्क नज़र आया होगा. सो व्हाट ही वांट्स टू से चिल्ड्रन, he wants to highlight that either he is a Muslim or he is a Hindu. Religion does not matter. Religion does not differentiate in the way a person eats food. Clear? वो कहते हैं कि खाना खाने का तरीका तो सब लोगों का एक ही जैसे होता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो. When I was leaving his house, Shiv Subramanya Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. अब यहाँ पे क्या होता है कि जब एपीजे अब्दुल कलाम खाना खाने के बाद जब जाने लग जाते हैं, तब उनके जो टीचर हैं वो उनसे कहते हैं कि भाई तुम्हें अगले वीकेंड फिर से आना पड़ेगा, मैं तुम्हें फिर से निमंत्रण कर रहा हूँ, तो तुम्हें आना ही पड़ेगा. इस पर ये जो एपीजे अब्दुल कलाम हैं वो बहुत ही सहम गए. उन्हें
बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था दोबारा आना और उनके घर में खाना खाना, क्योंकि उन्होंने ये एहसास कर लिया था कि उनकी वाइफ को उनका आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन जब वो थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे, घबरा रहे थे, तो शिव सुब्रमण्या अय्यर ने उनसे कुछ कहा। वो क्या कहते हैं, आगे देखते हैं। Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying, once you decide to change the system, such problems have to be confronted. तो चिल्ड्रन, जब APJ अब्दुल कलाम ने खाना खाने के बाद जब उनको सी ऑफ करने के लिए दरवाजे तक गए, तो उन्होंने APJ से दोबारा कहा कि चलो आज का तो लंच डिनर जो भी है वो हो गया, अब अगले वीकेंड को मैं तुम्हें फिर बुला रहा हूँ और तुम्हें ज़रूर आना है। तो जब उन्होंने दोबारा निमंत्रण दिया APJ अब्दुल कलाम को, तो APJ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो इस निमंत्रण को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहे थे? क्योंकि उन्होंने जो निमंत्रण मिला था, उस निमंत्रण में जब वो आए तो उन्होंने देख लिया था कि उनकी वाइफ का जो व्यवहार था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उन्होंने इस चीज़ को महसूस कर लिया कि उनकी वाइफ को उनका घर पर आना और शिव सुब्रमण्या अय्यर के साथ उनके किचन में खाना खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए वे हेसिटेट हो रहे थे, थोड़ा सा चिंतित थे और समझ नहीं पा रहे थे कि वो हाँ कहें या ना कहें। तो जब वो इस कन्फ्यूजन में थे चिल्ड्रन, तो शिव जो सुब्रमण्या अय्यर हैं, उन्होंने उनसे कहा कि if you want to go against the norms of the society, you have to be strong and great and you have to confront the situation। यानी कि उन्होंने उनको बढ़ावा दिया, उनको शिक्षा दी कि ऐसा बिल्कुल सोचना बेकार है। अगर कुछ चेंजेस लाना चाहते हो तो मुसीबतों का सामना तो करना ही पड़ेगा। इस तरह से उन्होंने APJ अब्दुल कलाम का मनोबल बढ़ाया और उन्हें जागरूक किया, उन्हें इस चीज़ को एहसास दिलाया कि कोई भी परिवर्तन अगर समाज में आता है तो उसके लिए परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ता है। When I visited his house the next week, Shiv Subramanya Ayyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. तो चिल्ड्रन, इतना बड़ा बदलाव आया शिव सुब्रमण्या अय्यर की वाइफ में। क्या बदलाव आया कि APJ अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि जब मैं अगले वीकेंड उनके घर डिनर पर गया तो मैंने देखा कि जो शिव सुब्रमण्या अय्यर की वाइफ थी, उन्होंने मुझे अपने किचन में खुद ले जा कर के बिठा कर के खाना सर्व किया। दिस इज़ द चेंज। उनके टीचर उनको यही बताना चाहते थे चिल्ड्रन कि दुखी मत हो, सिचुएशन का सामना करो और चीज़ें अपने आप सुधर जाएंगी। और चीज़ें सुधर भी गई। जैसा कि आपने देखा इस पैराग्राफ में कि पहली बार जब शिव सुब्रमण्या ने APJ को निमंत्रण दिया तो शिव सुब्रमण्या अय्यर की वाइफ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो यहाँ तक कि उन्होंने खाना भी सर्व नहीं किया। शिव सुब्रमण्या अय्यर ने खुद खाना सर्व किया और APJ अब्दुल कलाम के साथ खाना खाया।
लेकिन बाद में जब वो सेकंड टाइम विज़िट किया APJ अब्दुल कलाम ने, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा चेंज देखा। वो चेंज क्या था चिल्ड्रन? उनकी वही वाइफ जो कि पहली विज़िट में बिल्कुल भी मतलब चाहती नहीं थी कि वो APJ अब्दुल कलाम को अपने किचन में बैठा करके खाना खिलाए, वो बिल्कुल भी इस पक्ष में नहीं थी। लेकिन सेकंड विज़िट में उन्होंने देखा कि इतना बड़ा चेंज आ गया। उनकी वाइफ ने उन्हें खुद बुला करके, बैठा करके अपने हाथों से किचन में खाना खिलाया। तो ये जो चेंज है, ये एक बहुत बड़ा चेंज है। तो अब्दुल कलाम के जो साइंस टीचर थे, वो उनको यही एहसास दिलाना चाहते थे कि अगर आप कोई भी चेंज सोसाइटी में लाना चाहते हो तो परेशानियां तो झेलनी ही पड़ेगी, क्योंकि चेंजेस सोसाइटी में करना इतनी आसान बात नहीं है। लोगों का तिरस्कार सुनना पड़ता है, लोगों की भली बुरी बातों को सुनना पड़ता है, उनके द्वारा कष्ट झेलने पड़ते हैं, बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, और तब जा कर के सोसाइटी में कोई चेंज आ पाता है। क्लियर? Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. यहाँ पे चिल्ड्रन imminent means about to happen. तो हम सबको मालूम है चिल्ड्रन कि सेकेंड वर्ल्ड वार 1945 में ख़त्म हुआ था, और हमें यानी इंडिया को फ्रीडम मिली थी 1947 में। तो यहाँ पर APJ जी कहते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार 1945 में ख़त्म हुआ, तब इंडिया को आज़ादी मिलने ही वाली थी। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, डिक्लेयर्ड गांधी जी। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म। यहाँ पर अनप्रेसिडेंटेड मीन्स नेवर डन और नोन बिफोर, एंड ऑप्टिमिज्म मीन्स होप और चीयर। तो पूरा इंडिया होप और खुशी से भर गया था चिल्ड्रन। द होल कंट्री वॉज फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म। सभी लोगों के दिलों में एक खुशी थी जो कभी किसी ने महसूस भी नहीं की थी। सभी लोगों को ये महसूस हो रहा था कि अब उन्हें आज़ादी मिलने वाली थी। ये तो बिल्कुल सही बात है कि अगर हम इतने दिनों से किसी की गुलामी में रह रहे हो और अगर हमें आज़ादी मिलने वाली हो, आज़ादी का एहसास भी हमें ऐसी खुशी देता है जो हमने पहले कभी महसूस ही नहीं किया हो। ऐसी ही कंडीशन थी चिल्ड्रन पूरे इंडिया में, यानी पूरे इंडिया में खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी, क्योंकि इंडिया बरसों से परतंत्र था और आज स्वतंत्र होने की उम्मीद की किरण लोगों में जगी थी, जिसके कारण पूरा भारतवर्ष बहुत ही खुश नज़र आ रहा था। I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in Ramanathapuram. तो जो यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम जी थे, उन्होंने अपने पिताजी से परमिशन लेनी चाहिए कि अब वो रामेश्वरम में नहीं रहेंगे, अब उन्हें फर्दर स्टडीज़ के लिए रामनाथपुरा जाना पड़ेगा। तो जब उन्होंने परमिशन लेने के लिए अपने पिताजी के पास गए, तो उनके पिताजी ने उन्हें किस तरह से समझाया, क्या कह करके उनका मनोबल बढ़ाया, आगे देखते हैं।
He told me as if thinking aloud, Abul, I know you have to go away to grow. Does the seagull not fly across the sun, alone and without a nest? तो चिल्ड्रन, जब APJ अब्दुल कलाम परमिशन लेने के लिए अपने पिताजी के पास गए तो उन्होंने बहुत ही प्यार से APJ को रिप्लाई देते हुए, समझाते हुए कहा कि हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें दूर जाना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ करना है। और फिर उन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया एक सीगुल पक्षी का। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से एक सीगुल पक्षी आसमान में दूर दूर उड़ कर के जाती है और वो भी अकेले, उसका कोई नेस्ट भी उसके साथ नहीं होता। तो कहने का मतलब है कि वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें अपने परिवार, अपने घर का मोह त्यागना पड़ेगा क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो इसीलिए APJ अब्दुल कलाम के पिताजी कहते हैं कि जिस तरह से सीगुल जब उड़ान भरती है तो वो अपने साथ अपना नेस्ट नहीं लेके जाती, बल्कि वो जहाँ जाती है वो वहाँ पर एक नेस्ट खुद के लिए बनाती है। ठीक उसी प्रकार जो APJ अब्दुल कलाम के पिताजी हैं वो APJ अब्दुल कलाम को हिम्मत दे रहे हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए हौसला बुलंद कर रहे हैं सीगुल का एग्जाम्पल दे करके। क्लियर? He quoted Khalil Gibran to my hesitant mother. Your children are not your children. They are the sons and daughters of life's longing for itself. They come through you, but not from you. You may give them your love, but not your thoughts, for they have their own thoughts. तो चिल्ड्रन, यहाँ पर योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन से लेकर के फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स यहाँ तक, ये जो पूरी की पूरी लाइंस हैं ये एक फेमस पोयम से ली गई हैं, जिस पोयम का नाम है चिल्ड्रन योर चिल्ड्रन। योर चिल्ड्रन पोयम का नाम है और ये जो लाइंस हैं पूरी ये इसी पोयम से ली गई हैं। और इस पोयम के जो पोएट हैं वो हैं खलील गिब्रान, जो कि एक बहुत ही फेमस पोएट हैं। इन्होंने योर चिल्ड्रन नामक पोयम लिखी है और ये जो लाइंस हैं पूरी यहाँ पे वो सारी की सारी लाइंस योर चिल्ड्रन नामक पोयम में से ही ली गई है। अब आप सोचेंगे कि आखिर ये लाइंस यहाँ पोयम की लाइंस इस लेसन में क्यों ली गई है। तो चिल्ड्रन, ये लाइंस इसलिए ली गई है क्योंकि जब APJ अब्दुल कलाम अपनी हायर स्टडीज़ के लिए अपना घर छोड़ करके यानी रामेश्वरम छोड़ करके रामनाथपुरम जाना चाहते हैं तो उनकी माँ को जब ये पता पड़ता है कि वो घर छोड़ करके जा रहे हैं तो उनकी माँ बहुत दुखी होती है चिल्ड्रन। नेचुरली हर माँ दुखी होगी क्योंकि वो बच्चा जो इतने सालों से अपनी माँ अपने मतलब पिताजी के पास रहता है और वही बच्चा जब दूर जाने की सोचता है तो चिल्ड्रन हर माँ बाप को कष्ट होता है। तो यहाँ पर इनकी माँ भी बहुत दुखी हुई और वो परेशान हो गई कि अरे भाई ये कैसे रहेगा, क्या खाएगा, कैसे इसका जीवन होगा। तो बहुत सारी वो ट्रबल से गुज़र रही होती हैं। तभी ये जो लाइंस है योर चिल्ड्रन की, ये पूरी की पूरी जो लाइंस है इस लाइन के माध्यम से APJ अब्दुल कलाम के पिताजी ने उनकी माँ को यानी अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा है। वो इस लाइन के माध्यम से समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हारे
ये जो बच्चे हैं ये तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। जैसे कि इस लाइन में दिया है ना, योर चिल्ड्रेन आर नॉट योर चिल्ड्रेन, यानी तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, ये जिंदगी के बच्चे हैं। कहने का मतलब है कि जिंदगी ने तुम्हें बच्चे दे दिए तो ऐसा मत समझो कि तुम्हारा इन पर रूल चलेगा, इन पर कमांड चलेगा, और इनके अपने थॉट्स भी हैं। इसलिए कभी भी जो बच्चे हैं जब बड़े हो जाते हैं तो उनकी फ्रीडम को, उनकी इच्छाओं को, उनकी फीलिंग्स को कभी भी कर्टेन नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ एपीजे के पिताजी एपीजे अब्दुल कलाम की माँ को समझा रहे हैं कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हें भी स्वतंत्रता चाहिए होती है, उनकी भी अपनी सोच होती है, उनका भी अपना टारगेट होता है, उनकी भी अपनी फीलिंग्स होती हैं, वो भी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तो उनकी स्वतंत्रता को कर्टेन बिल्कुल भी नहीं करना है। उन्हें उनकी सोच के अनुसार, उनके थॉट्स के अनुसार जाने देना है। ये बातें कह करके वो अपनी पत्नी को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि भले ही ईश्वर ने हमें बच्चे दिए हैं, तो बच्चे दिए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम इन पर रूल करें, अपना कमांड चलाएं और इनकी फीलिंग्स को दबा करके रहें। वो कहते हैं ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ये सोच कि बच्चे हमारे अनुसार अपने आप को ढालें, ये सोच बिल्कुल भी सही नहीं है। तो वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एपीजे अब्दुल कलाम की माँ एपीजे को खुशी खुशी विदा करें। अपने हायर एजुकेशन के लिए वो खुशी खुशी घर से जा सकें। सो चिल्ड्रन, in this way, APJ Abdul Kalam's father tries to convince his mother to let him go to Ramanathapuram for higher studies. So, with this, we come to an end of the chapter. Hope you all would have understood the chapter well. We'll meet with some other topic in the next class. Thank you for watching.